नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार। आप देख अपनी बायोलॉजी क्लास जनरल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा, कल की क्लास में हमने किया था आपके जो पुष्प की संरचना पढ़ रहे थे, और उसमें जो उसका नर भाग होता है यानी कि पुंकेसर यानी परागकोश की संरचना हम पढ़ चुके हैं। तो हमने उसकी चारों परत के बारे में पढ़ा था आपको। अब इसका हमने बताया था कि इसमें जो परागकण होते हैं, जिन्हें कि हम लघु बीजाणु भी कहते हैं या माइक्रोस्पोर कहते हैं, इनका बनने का प्रोसेस यानी कि लघु बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है। तो जो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या है बेटा? लघु बीजाणु जनन। ये आज का हेडिंग है, आपको हेडिंग लिखना है लघु बीजाणु जनन। ठीक है, ये बहुत हिल रहा है यार ये तो। ठीक है बेटा, तो ये क्या है आज का टॉपिक हमारा? लघु बीजाणु जनन। तो हमको सबसे पहले समझना क्या है कि जो एंथर होता है यानी जो परागकोश होता है, वो बहुत शुरुआत में जब ये पूरा परिपक्व नहीं होता है, तो जो कोशिकाएं होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं? वो सारी की सारी विभज्योतकी कोशिकाएं होती हैं। विभज्योतकी कोशिकाएं आप समझते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन बहुत तेजी से होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उन कोशिकाओं को विभज्योतकी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। तो ये क्या होता है? यह एक पूरा विभज्योतकी कोशिकाओं का समूह होता है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक चार्ट के रूप में पढ़ाऊँगा, और इस चार्ट से आपको ये पूरा याद रह जाएगा। आपको इस तरीके से याद करना है। फिर चाहे आप इसे अपने वर्ड्स में थ्योरी में लिख सकते हो या हेडिंग डाल के लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के तरीके से एक चार्ट के रूप में पढ़ाऊँगा। बाकी आप चाहो तो मैं लिखने के लिए आपके नोट्स भी भेज दूँगा। तो समझ रहे हैं, विभज्योतकी कोशिकाओं का समूह होता है, विभज्योतकी कोशिकाओं का एक समूह होता है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, विभज्योतकी कोशिकाएं, इनमें से कुछ कोशिकाएं का जीव द्रव्य जो होता है थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और वो थोड़ी मोटी हो जाती हैं। मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाऊं साथ के साथ, मान लो ये मैं बना रहा हूँ आपके परागकोश के अंदर की संरचना। तो मान लो ये कोशिकाओं का समूह है ये। तो ये सारी कोशिकाएं बेटा एक जैसी हैं, विभज्योतकी कोशिकाएं एक जैसी दिखाई देंगी आपको, किसी में आप इनमें अंतर नहीं कर सकते। लेकिन अगले ही पल में क्या होगा कि इसमें जो ये बाहरी त्वचा है, सबसे बाहरी लेयर क्या होगी? ये बाह्य त्वचा हो गई। बाह्य त्वचा, इसके नीचे की जो एक लेयर आएगी, एक परत आएगी, ये वाली जो मैं पेन घुमा रहा हूँ, ये वाली लेयर आपकी ये क्या है? आपकी फिलहाल तो सिंपल है, लेकिन ये कोशिकाएं थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, और बड़ी होने के बाद में इनका जो जीव द्रव्य है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो जब ये इस कंडीशन में आ जाती हैं कि इनका जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, ये कोशिकाएं थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो इनको हम कहते हैं प्रपशु कोशिकाएं। प्रपशु कोशिकाएं। तो यहाँ पे क्या होगा इनके कि बाह्य त्वचा के नीचे प्रपशु कोशिकाओं का निर्माण होगा। प्रपशु कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। बेटा समझ पा रहे हैं मेरी बात को? प्रपशु कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक? अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा बेटा परिणत विभाजन। परिणत विभाजन। अब इसे समझने के लिए आप बहुत सिंपल चीज़ है, मान लो कोई एक कोशिका है, इधर देख लीजिए, ये कोई कोशिका है। अगर मैं इसको, यह कोशिका इस तरह से विभाजित होती है कि इस तरीके से लंबे से, यानी कि एक कोशिका ऊपर बन गई और एक कोशिका नीचे बन गई, तो इसको बोलते हैं हम परिणत विभाजन। समझ पाए मेरी बात को? आधा आधा तो बटना है, पर ऐसे नहीं बटेगी, 90 अंश के कोण पर नहीं बटेगी, ऐसे बटेगी लंबी 360 पर या 0 पर। ठीक है, 180 पर। तो ये क्या हो गया? ये आपका कहलाता है परिणत विभाजन। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये यूं लंबी नहीं बटेंगी। तो पीछे की तरफ इस डायग्राम में देखो, मैंने कहा कि इस जो बाह्य त्वचा की जो एक लेयर परत है, इसके नीचे जो कोशिकाएं मोटी हुई, इनको हमने कहा प्रपशु कोशिका। और ये बेटा इस तरीके से, मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से इनमें विभाजन होगा, तो इसे बोलते हैं परिणत विभाजन। तो इससे क्या होगा? इसमें जो ऊपर वाली जो कोशिका है, जो ऐसे बट के ऊपर की जो तरफ जो कोशिका बनी, उसको हम इसमें उसको क्या कहेंगे? उसको इधर कहेंगे भैया प्राथमिक भित्तीय कोशिका। भित्तीय कोशिका। ठीक है, बाहर की ओर बन रही है, उनको क्या बोला हमने? जो बाहर की ओर बनी उन्हें बोला प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो केंद्रक की ओर बनेंगी, केंद्रक की ओर जो बनेंगी, उनको बोलेंगे हम प्राथमिक
पू पू माने पुरुष वाला, यानी कि नर का भाग चल रहा है, नर भाग की बात कर रहे हैं। पू बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक पू बीजाणु जनन कोशिका। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं राइटिंग में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आपको समझाने पर मेरी पूरी गौर है। देखो ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, कल का हमने कुछ देखा था, मैं ना आपको इसके आप देखेंगे बेटा अपनी बुक को, हमने देखो इस वाला हमने डायग्राम ये बनाया है कल आपके, तो इसमें कल हमने देखा कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जो बाहरी है ये आपका बाह्य त्वचा है, इसके अंदर जो कोशिकाएं वो थोड़ी मोटी हुई, उनको हमने कहा प्रपशु कोशिका, और जो वो उनमें परिणत विभाजन होने के बाद में जो कोशिकाएं बाहर की ओर रहीं उनको बोला हमने प्राथमिक भित्ति कोशिका, और जो केंद्रक की ओर रही कोशिका नीचे की तरफ उनको हमने प्राथमिक पूम बीजाणु जनन कोशिका कहा। समझ गए? यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब हम बात करते हैं भित्ति कोशिका से क्या क्या होगा। अब भित्तीय कोशिका में क्या होगा? विभाजन होगा, लगातार विभाजन होंगे इनमें, और विभाजन कौन सा होगा? समसूत्री विभाजन। आपने 11th में पढ़ा है समसूत्री सूत्री विभाजन, ठीक है। तो इससे क्या होना है, जब समसूत्री विभाजन हो जाएगा तो लगातार इसमें कुछ परतें और बनेंगी, और उन परतों के नाम क्या हैं? सबसे पहले जो बनेगी उसका नाम है अंतस्त्वचा, अंतस्त्वचा, या आप लिख सकते हैं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, ये बनेगी। अब ये कैसी होती है? ये भैया एक सिंगल लेयर होती है, और थोड़ी इसकी कोशिकाएं थोड़ी मोटी होती हैं, थिक होती हैं, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? नंबर रहने दो, बस ऐसे याद कर लो। दूसरा क्या रहेगा? दूसरा बनेगा आपके मध्यस्तर बनेगा इसमें। तो मध्यस्तर क्या रहेगा? मध्यस्तर जो है वो सिंपल चीज है, एक मान की सिंपल कोशिकाओं का समूह रहेगा, और जो समूह है वो 3 से 4 कोशिका मोटा स्तर बन जाता है ये, ठीक है। और नंबर लास्ट में बनेगा जो आपका वो है टैपिटम की कोशिकाएं। ये टैपिटम की कोशिकाएं थोड़ी एक लेयर की होती हैं, सिंगल लेयर परत की वाली होती हैं, पर ये आकार में थोड़ी लंबी और मोटी होती हैं, और ये केंद्रक की ओर यानी कि केंद्र की ओर स्थित होती हैं इस तरीके से। और इनका मुख्य काम क्या होता है? इनका मुख्य काम होता है कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं उनको पोषण देना और उनके लिए उनको प्रोटेक्शन देना, ठीक है। आपको याद रखना है कि टैपिटम की जो कोशिका होती है उनका मुख्य काम क्या होता है? जो अंदर लघु बीजाणु बन रहे हैं यानी कि माइक्रोस्पोर बन रहे हैं उनको पोषण देने का काम इनका होता है। तो ये बात समझ के अब हम देखो हम पीछे चलते हैं वहीं पर कि यहाँ पर ये तो जो तीनों बनी हैं, अंतस्त्वचा, मध्यस्तर और टैपिटम, ये बनी है आपकी प्राथमिक भित्तीय कोशिका से जो कि ऊपर वाली थी। लेकिन जब ये इसमें जो नीचे वाली जो कोशिकाएं बनी थी उससे किसका विकसित होना? उससे बनी आपकी, उसको हमने कहा प्राथमिक पूम बीजाणु जनन कोशिका। और इस वाली कोशिका में फिर से विभाजन होंगे। विभाजन तो इसमें भी होना है ना, साथ साथ विभाजन इसमें होगा, तो इसमें भी पहले समसूत्र विभाजन ही होता है। और इससे जो होगा, इससे जो कोशिकाएं बनती हैं वो कौन सी होती हैं? वो आपकी कोशिकाएं होती हैं भैया लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका। मात्र कोशिका माने ओनली का मतलब नहीं है, मात्र माने मदर कोशिका, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनसे लघु बीजाणुओं का निर्माण होना है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका लिख सकते हैं, या लघु बीजाणु जनक कोशिका भी आप इनको कह सकते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक? तो जब प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाओं में विभाजन हुआ तो उनसे निर्माण हुआ लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिकाओं का, और अब इस मात्र कोशिका के अंदर विभाजन होगा। और यहाँ पर विभाजन की जो मेन चीज आपको याद रखनी है वो है, इसमें होगा भैया अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है। तो उससे क्या होगा कि जितनी भी आपकी जो मात्र कोशिकाएं हैं, तो एक कोशिका में मान लो अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो उससे भैया 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये आपने पढ़ रखा है अपनी 11th क्लास में। और ये 4 कोशिकाएं नेचर में एगुणित होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, जबकि ये सारी कोशिकाएं आपकी द्विगुणित हैं, डिप्लॉइड हैं। तो एक कोशिका से 4 आपके लघु बीजाणु, ये भी तो कोशिका के है ना, छोटी सी एक लघु बीजाणु यानी कि परागकण का निर्माण होता है, जो कि अपने आप में हैप्लॉइड होते हैं। समझे मेरी बात को? तो ये हम समझिए कि यहाँ पर 4 एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 आपके माइक्रोस्पोर्स या पुंबीजाणु या लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण हो रहा है। कुछ बात समझ पा रहे हैं मेरी बेटा? हमने आज टॉपिक लिया था कि लघु बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है, इसका मतलब क्या है, यानी कि ऐसा
ऐसा विभाजन या ऐसी प्रक्रिया जिसके दौरान या जिससे लघु बीजाणु का निर्माण होता है वह लघु बीजाणु जनन कहलाती है। सबसे पहले क्या होता है कि जो पराग कोश होता है उसमें विद्युत की कोशिकाओं का समूह होता है, जिसमें कि बाह्य त्वचा के नीचे वाली कोशिकाएं थोड़ी मोटी गाढ़ी हो जाती हैं, जिससे परागस्पर्शी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जिसमें परिणत विभाजन होने के बाद में जो बाहर वाली कोशिका होती है उसको कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जो अंदर वाली कोशिका होती है उसे कहते हैं प्राथमिक पुंख बीजाणु जनन कोशिका। अब प्राथमिक भित्तीय कोशिका से हमारे 3 लेयर्स का निर्माण होना है, जिसमें कि विभाजन समसूत्री विभाजन होने के पश्चात अंतस्त्वचा बनेगी, मध्यस्तर बनेगा और टैपिटम बनता है। जबकि जो प्राथमिक पुंख बीजाणु जनन कोशिका अंदर की ओर है, जो केंद्रक की ओर थी, उसमें विभाजन होगा पहले समसूत्री, जिससे निर्माण होता है लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिकाओं का, और फिर इस कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात लघु बीजाणु निर्माण होता है। तो ये क्या है, आपके लघु बीजाणु बन गए, या इनको हम कहेंगे पराग कण भी कह सकते हैं या माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, कुछ समझ पाए मेरी बात को? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना।